बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रही हूँ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की। इस वाले टॉपिक से मैंने बच्चों ने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी इसके लिए कि रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन की वीडियो बनाने के लिए, तो उसी को हम आज अच्छे से डिस्कस करते हैं। इन लिविंग सेल्स एक एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। ये आपको हेल्प करेगा नीट के पेपर के लिए भी और बोर्ड्स के लिए भी। In living cells, such as E. coli, the process of replication requires a set of catalyst enzymes. यहाँ पोर्शन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल डॉग्मा हमने इनिशियल पार्ट में पढ़ा हुआ है यहाँ चैप्टर में। तो सेंट्रल डॉग्मा होता है जब डीएनए से डीएनए में होती है रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए में कोडिंग का मतलब होता है ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन्स का बनना होता है ट्रांसलेशन। तो हम ये वाला इनिशियल फर्स्ट स्टेप है जिसको हम कह रहे हैं रेप्लिकेशन, ये हम अभी इसके अंदर पढ़ रहे हैं। लिविंग सेल्स में इकोलाई द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर्स अ सेट ऑफ एंजाइम्स। इस पूरे रेप्लिकेशन के प्रोसेस के अंदर कुछ एंजाइम्स ज़रूरी हैं, जिसमें से जो मेन एंजाइम है वो है आपकी डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज आपकी मेन एंजाइम है जो रेप्लिकेशन के लिए चाहिए होती है। सिंस इट यूजेस अ डीएनए टेम्पलेट टू कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डिऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स। ये करती क्या है डीएनए पॉलीमराइज? ये पॉलीमराइजेशन कराती है, जैसा इसका नाम है वही इसका काम है। डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन कराती है और बनाती है, किसका पॉलीमराइजेशन कराती है? डिऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स का। ठीक है, ये जो एंजाइम्स होती हैं ये हाईली एफिशिएंट एंजाइम्स हैं, as they have to catalyze polymerization of large number of nucleotides in a very short time. अगर हम डीएनए पॉलीमरेज के बारे में इसकी सिग्निफिकेंस को डिस्कस करें तो डीएनए पॉलीमरेज का एक तो ये काम है कि ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट एंजाइम है, क्योंकि ये कैटलाइज कर सकती है पॉलीमराइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स को इकट्ठे पॉलीमराइज कर सकती है, और वो भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम में। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन वेरी शॉर्ट टाइम। ईकोलाई के अंदर कितने बेस पेयर्स होते हैं? 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर्स। अगर हम ह्यूमन कंटेंट से कंपेयर करें इसको, तो ह्यूमन कंटेंट में यहाँ पर डिप्लॉयड बता रखा है, मतलब कितने बेस पेयर्स हो गए? 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स। इकोलाई के बारे में आपका ये बता रखा है कि ये अपना प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन कंप्लीट कर लेता है विद इन 18 मिनट्स। ठीक है, तो दिस मीन्स द एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन हैज़ टू बी अप्रॉक्सीमेटली 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड। तो ये है इस वाली एंजाइम की एफिशिएंसी का एग्जाम्पल। नॉट ओनली डू दीज पॉलीमरेजेस हैव टू बी फास्ट। ठीक है, तो ये जो पॉलीमरेज के बारे में हमने पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था हमने पीछे, कि वो शॉर्ट टाइम में न्यूक्लियोटाइड्स को पॉलीमराइज करने का काम करती है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। तीसरा पॉइंट हो गया ये वाला कि ये बहुत फास्ट होती है पॉलीमराइजेशन करवाने में। दूसरा कि ये कैटलाइज करती है रिएक्शंस को विद द हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेटली काम करती है इसको। इसकी ये एक वन ऑफ द सिग्निफिकेंट है। एनी मिस्टेक्स ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन वुड रिजल्ट इनटू द म्यूटेशन, क्योंकि अगर ज़रा से भी इनएक्यूरेसी हुई इसके काम में तो वो वहाँ पर फिर म्यूटेशन हो जाएगी। फर्दर मोर एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। तो ये जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है ये कैसा प्रोसेस है? बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। तो इसके अंदर एनर्जी कहाँ से आती है वो अब यहाँ से पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट स्टेप में। डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड है, ये ध्यान रखना, ये टाइड नहीं लिखा है। ट्राइफॉस्फेट जो है डीएनटीपी, ये सर्व करता है एज अ डुअल पर्पस। एक तो ये एक्ट करता है एज अ सबस्ट्रेट, दूसरा ये प्रोवाइड करता है एनर्जी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के लिए। इसमें द टू टर्मिनल फॉस्फेट्स
in a deoxynucleoside triphosphate are high energy phosphates। बिल्कुल इसके जो आपके फॉस्फेट्स हैं इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, बिल्कुल एज सेम इनका जो बॉन्ड है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, बिल्कुल सेम एज एटीपी की तरह। ठीक, इसको एक बार फिर से रिविजन करते हैं फटाफट से ताकि आप लोगों को वन गो में याद हो जाए। हम रेप्लिकेशन यहाँ पर इकोलाई के अंदर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो मेन एंजाइम है वो है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। ये इसके सिग्निफिकेंस है कि ये पॉलीमराइजेशन करवाती है डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स की बहुत एफिशिएंटली, कैटलाइज कराती है पॉलीमराइजेशन को लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को बहुत ही कम टाइम में। और इतना इसका आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड इन इकोलाई। दूसरा हो जाएगा कि बहुत ही एक्यूरेसी से काम करती है, बहुत फास्ट होती है, एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो डीएनटीपी जो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड जो ट्राइफॉस्फेट है वो एक्ट करता है एज अ सबस्ट्रेट और प्रोवाइड करता है एनर्जी। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेजेस मेनी एडिशनल एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी से काम करने के लिए इसके अंदर और भी एंजाइम्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल्स सिंस द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए कैनॉट बी सेपरेटेड इन इट्स एंटायर लेंथ। डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है उसकी लेंथ हम ऑलरेडी वैसे पढ़ चुके हैं पीछे, पूरा ह्यूमन जीनोम में हमने पढ़ा था 2.2 मीटर्स जो है उसकी लेंथ होती है। डीएनए मॉलिक्यूल के जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं उसको कभी भी पूरे के पूरे एंटायर लेंथ तक उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इस वजह से एक छोटी सी ओपनिंग होती है डीएनए की पहले। द रेप्लिकेशन अकर्स विद इन अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए। स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए से डीएनए हेलिक्स में रेप्लिकेशन की स्टार्टिंग होती है और इसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। तो रेप्लिकेशन फॉर्क किसको कहते हैं हम? जब डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है स्मॉल ओपनिंग से, तो इसे कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। Another very important thing, DNA dependent DNA polymerase catalyze the polymerization only in one direction। ये DNA polymerase जो है वो केवल एक ही डायरेक्शन में आपका कैटेलाइज करती है पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को, और वो डायरेक्शन है आपकी 5-3-। दिस क्रिएट सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस एट द रेप्लिकेटिंग फॉर्क। कॉन्सिक्वेंटली ऑन वन स्ट्रैंड जो आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी जो है 3-5- है, द रेप्लिकेशन इज कॉन्टिन्यूस वाइल ऑन द अदर टेम्पलेट विद द पोलैरिटी 5-3- इट इज डिसकॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पर दो चीज़ें पता चलती हैं। डीएनए पॉलीमरेज जो कैटलाइज करवाती है पॉलीमराइजेशन वो केवल एक डायरेक्शन में करवाती है और वो डायरेक्शन होता है 5-3-। इस वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं रेप्लिकेशन फॉर्क में। दूसरा, एक वन स्ट्रैंड यानी जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी 3-5- हम 3-5- को टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, वहाँ पर रेप्लिकेशन कॉन्टिन्यूस होती है। और दूसरी जगह पर जहाँ पे हमने 5-3- बोला है अभी एंटी पैरेलल वाला उसका, वो वहाँ पर इसकी पॉलीमराइजेशन डिसकॉन्टिन्यूस होती है। तो ये जो डिसकॉन्टिन्यूस सिंथेसिस होती है यहाँ पर जो फ्रैगमेंट्स बनते हैं उन फ्रैगमेंट्स को हम बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। ये लेटर बाद में जॉइन कर दिए जाते हैं बाय द एंजाइम डीएनए लाइगेज। इसका मतलब डीएनए लाइगेज का काम होता है फ्रैगमेंट्स को जॉइन करने का, बाइंड करने का। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट उस पे, द डीएनए पॉलीमरेजेस ऑन देयर ओन कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। कभी भी डीएनए पॉलीमरेज अपने आप से इनिशिएट नहीं कर सकती है प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। ऑल्सो द रेप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट रेंडमली एट एनी प्लेस इन द डीएनए। ना तो डीएनए पॉलीमरेज अपने आप से इनिशिएट कर सकती है एक बात, ना ही ये प्रोसेस जो है वो किसी भी जगह से इनिशिएट हो जाता है। इसके लिए एक पर्टिकुलर डेफिनेट रीजन होता है इकोलाई के अंदर जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, और उस रीजन को हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब ORI, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है वो स्पेसिफिक
रीजन, वो डेफिनेट रीजन. इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन that a piece of DNA, if needed to be propagated during the recombinant DNA procedures, requires a vector. तो ये रीज़न आता है कि हमें वेक्टर की ज़रूरत क्यों होती है. रिकॉम्बिनेंट डीएनएज बनाने में वेक्टर की ज़रूरत इसलिए होती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है वेक्टर्स के अंदर. that a piece of DNA, if needed to be propagated during the recombinant DNA procedures, it requires a vector. वेक्टर जो है वो प्रोवाइड करते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ठीक है, वेक्टर्स प्रोवाइड करते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. अब इसको एक बार रेप्लिकेशन फॉर्क के डायग्राम को भी स्टडी कर लेते हैं. यहाँ पर हमने अभी पीछे पढ़ा था कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो इस वाले स्ट्रैंड पे, इस वाली डायरेक्शन में काम करती है 5-3, जिसको हम बोल रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर आपको ऊपर दे रखा है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइजेस द पॉलीमराइजेशन इन वन डायरेक्शन, दैट इज 5-3. और दूसरा जो स्ट्रैंड है आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है, पेरेंटल स्ट्रैंड है, इसको हम बोलते हैं ये होता है आपका यहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस है. छोटी सी जगह से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है. यहाँ पर आपको दिखा रखा है कि न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बन रहे हैं. एंटी पोलैरिटी वाला यहाँ 5' है तो ये 3' है, ये 3 है तो 5 है, यानी 5'3', और इसका ऑपोजिट हो गया एंटी पैरेलल हो गया 3'5'. उसके अलावा ये वाले जो फ्रैगमेंट्स हैं इनको हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, जिनको बाद में कौन सी एंजाइम जोड़ती है, डीएनए लाइगेज. ठीक है, ये वाला पार्ट कई बार आइडेंटिफिकेशन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में आ जाता है. जहाँ पर बिकॉज लिखा हुआ है ये आपके असर्शन रीजंस में आ जाता है, तो इसको पढ़ते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखें. फर्दर, नॉट एवरी डिटेल ऑफ रेप्लिकेशन इज अंडरस्टूड वेल. इन यूकैरियोट्स द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर रेप्लिकेशन डीएनए की कहाँ पर होती है, एस फेज में होती है सेल साइकिल के. द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड द सेल डिविजन साइकिल शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड. मतलब जब कैरियोकाइनेसिस होता है यानी न्यूक्लियस में डिवीजन होता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस यानी सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोऑर्डिनेशन में ज़रूरी है. हर बार कैरियोकाइनेसिस के बाद सेल डिवीजन होना ज़रूरी है. अगर कभी फेलियर हो जाता है साइटोकाइनेसिस में या सेल डिवीजन में आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, तो ये कंडीशन रिजल्ट करती है, उसका नाम है पॉलीप्लॉइडी. इसे क्रोमोसोमल अनोमली, अबनॉर्मलिटी, एबरेशन, इन सब के नाम से जाना जाता है. तो पॉलीप्लॉइडी वो कंडीशन है जहाँ पर कैरियोकाइनेसिस के बाद सेल डिवीजन नहीं होता है और वहाँ पर जो नंबर है क्रोमोसोम्स का वो आपका अब नॉर्मल हो जाता है, राइट, यानी कि वो एक्यूरेट नहीं होता है. तो आई होप आपको रेप्लिकेशन समझ में आ गया होगा. अब ये वाला पार्ट पढ़ लेते हैं, आगे से ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लेते हैं. ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर a transcription unit in DNA is defined primarily in 3 regions. यहाँ पर आपको पूरा एक स्कीमेटिक डायग्राम दे करके इन्होंने समझा रखा है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है उसमें किस तरीके से काम चलता है, उसमें क्या स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है. पहला क्वेश्चन, पहली चीज़ आती है आपकी प्रमोटर, जो यहाँ पे दिखा रखी है आपकी प्रमोटर. स्ट्रक्चरल जीन हो गया, ये वाला बीच वाला पोर्शन हो गया स्ट्रक्चरल जीन का, और लास्ट में आ गया आपका टर्मिनेटर. ठीक है, तो देर इज़ अ कन्वेंशन इन डिफाइनिंग द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इन द स्ट्रक्चरल जीन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. जो 2 स्ट्रैंड्स हैं यहाँ पर वो भी आपके ऑपोजिट पोलैरिटी में आप ऑब्जर्व कर सकते हो. 3'5' बता रखा है और ये 5'3' बता रखा है. तो जो 3'5' वाला होता है स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड. जो 5'3' की पोलैरिटी वाला होता है उसे हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड. यहाँ पर क्योंकि हम ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर एंजाइम कौन सी होगी, आरएनए पॉलीमरेज. वहाँ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज थी रेप्लिकेशन में, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है. ये भी कैटलाइज कराती है पॉलीमराइजेशन केवल एक डायरेक्शन में, और वो है आपका 5'3'. द स्ट्रैंड दैट हैज़ अ पोलैरिटी
इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए पॉलीमरेज भी 5' 3' की एक ही डायरेक्शन में करा रही है, और आरएनए पॉलीमरेज भी एक ही डायरेक्शन में करा रही है, और वो सेम है 5' 3'। जिस स्ट्रैंड पे पोलैरिटी 3' 5' होती है उसे हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जिस पे आपकी पोलैरिटी होती है 5' 3' वाली उसको हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। द अदर स्ट्रैंड विच हैज पोलैरिटी 5' 3' and the sequence same as RNA एक्सेप्ट थाइमीन एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल। तो आरएनए की जो खासियत होती है उसमें यही है कि थाइमीन की जगह वहाँ पर यूरेसिल होता है, इज डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। स्ट्रेंजली दिस स्ट्रैंड विच डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग, ये वाला जो किसी के लिए कोड नहीं कर रहा है उसे हम कोडिंग स्ट्रैंड कह रहे हैं। ऑल रेफरेंस पॉइंट वाइल डिफाइनिंग अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मेड विद द कोडिंग स्ट्रैंड। जैसे आपसे अगर पूछा जाता है कि प्रमोटर जो है वो कौन सी पोजीशन पे होता है तो आप बताओगे 5'। अगर आपसे पूछा जाए टर्मिनेटर कौन सी जगह पे होता है, पोजीशन क्या है उसकी, तो वो 3'। तो आप कोडिंग स्ट्रैंड का रेफरेंस लेकर के इस चीज़ को एक्सप्लेन करोगे। अब आता है एक आपको हाइपोथेटिकल सीक्वेंस दे रखी है टेम्पलेट स्ट्रैंड की, और उससे आपको कई बार पेपर में आ जाता है कि आप इसका कोडिंग स्ट्रैंड बताओ। तो ये कोडिंग स्ट्रैंड किस चीज़ का है, ये आपका डीएनए की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डीएनए के अंदर एडेनिन की जगह क्या हो जाएगा, थाइमीन, थाइमीन की जगह एडेनिन, ग्वानिन की जगह साइटोसिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन। तो ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस बताते हैं। एक और चीज़ मैं बता दूं, एडेनिन जो होता है वो थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। लेकिन अगर ये सीक्वेंस आपको आरएनए में ट्रांसक्राइब करनी होगी तो इंस्पाइट ऑफ थाइमीन, थाइमीन की जगह सब जगह पे क्या लग जाएगा, यूरेसिल लग जाएगा आरएनए के अंदर। ठीक है, हर जगह पे थाइमीन में की जगह यूरेसिल लग जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं। ये आ गया आपका द प्रमोटर एंड द टर्मिनेटर फ्लैंक। ये जो आपको फिगर में अभी हमने ऊपर देखा था, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं ताकि आप इसको पढ़ पाओ। प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लोकेशंस बता दिया इन्होंने। द प्रमोटर इज सेट टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स द 5' एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। तो ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चरल जीन है उसके 5' पोजीशन पे प्रमोटर प्रेजेंट है। यहाँ हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम कोडिंग स्ट्रैंड के हिसाब से इसकी पोजीशन बताते हैं, और इसको हम कहते हैं अपस्ट्रीम। ठीक है, ऊपर की अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। द रेफरेंस इज मेड विद रिस्पेक्ट टू द पोलैरिटी ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। इट इज अ डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो ये डीएनए सीक्वेंस है जो प्रोवाइड करता है बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज, एंड it is the presence of promoter in the transcription unit that also defines the template and coding strands। ठीक है, तो प्रमोटर यहाँ पर प्रेजेंट है, हमने इसका रेफरेंस पहले भी पढ़ लिया है कि किस तरीके से हमने यहाँ पर हमने इसको बताया कि कौन सी जगह पे प्रेजेंट है अकॉर्डिंग टू द कोडिंग स्ट्रैंड। हम बताते हैं कि प्रमोटर यहाँ 5' पे है या टर्मिनेटर जो है वो 3' पे है। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आकर के बाइंड कर जाती है प्रमोटर एरिया में। ठीक है, तो बाय स्विचिंग इट्स पोजीशन विद टर्मिनेटर द डेफिनेशन ऑफ कोडिंग एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड्स कुड बी रिवर्स्ड। जो टर्मिनेटर जहाँ पे लोकेटेड है वो है आपका 3' और इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, एंड इट यूजुअली डिफाइंस द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इसको हम कहेंगे कि यहाँ पर जब टर्मिनेटर पोजीशन आती है तो ये आपका ट्रांसक्रिप्शन का एंड हो गया। देर आर एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस, कुछ और भी रेगुलेटरी सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं दैट मे बी प्रेजेंट फर्दर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम टू द प्रमोटर। एंड इसका मतलब ये हुआ कि प्रमोटर और टर्मिनेटर के एडजेसेंट प्लेसेस पर और भी आपके कुछ सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम रेगुलेटरी सीक्वेंसेस कहते हैं। ठीक है, और आगे तो उसमें लाइन लिखी है, सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सीक्वेंसेस शैल बी डिस्कस्ड व्हाइल
डीलिंग विद रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन हम आगे पढ़ेंगे, वहाँ पर आपके रेगुलेटरी सीक्वेंसेस के बारे में पूरा डिटेल्स में बता रखा है। अब आ जाते हैं हम आगे के पार्ट में, जहाँ पर बता रखा है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। ठीक है, ये जो आपने ऊपर पढ़ा ये तो आपका सिंपल सा एक स्कीमेटिक डायग्राम था, लेकिन अब यहाँ पर पूरी डिटेल्स बता रखी हैं यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के सेंस में। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन में, अ जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये हमें अच्छे से पता है कि अगर जीन की डेफिनेशन आती है लिखने के लिए तो हम यही लिख करके आएंगे कि ये एक फंक्शनल यूनिट है इनहेरिटेंस की। दो देयर इज नो एम्बिगिटी दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन द डीएनए, इट इज़ डिफिकल्ट टू लिटरली डिफाइन अ जीन इन द टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस। जीन्स जो है वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, डीएनए के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरआरएनए मॉलिक्यूल ऑल्सो डिफाइन अ जीन। यानी कि एक डेफिनेशन आपकी जीन की यहाँ बता रखी है और दूसरी आपकी डेफिनेशन ये बता रखी है, या हम कह सकते हैं कि वो डीएनए की सीक्वेंस जो कोड करती है टीआरएनए और आरआरएनए मॉलिक्यूल की, उसे हम कहते हैं जीन। हाउएवर अगर हमें सिस्ट्रॉन को एक्सप्लेन करना हो तो हम क्या करेंगे, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, वो सीक्वेंस या वो सेगमेंट डीएनए की जो पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करती है उसे कहते हैं सिस्ट्रॉन, और वो सीक्वेंस जो कोड कर रही है टीआरएनए और आरआरएनए मॉलिक्यूल को, उससे हम जीन को भी डिफाइन कर सकते हैं। द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जो स्ट्रक्चरल जीन आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रेजेंट होता है, किसमें, यूकैरियोट्स के अंदर, उसे हम मोनोसिस्ट्रॉनिक कहते हैं। और जो स्ट्रक्चरल जीन आपका प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट्स में, कई बार पेपर में इकोलाई करके भी पूछ लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ठीक है, इन यूकैरियोट्स द मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस एंड द जीन्स इन यूकैरियोट्स आर स्प्लिट। मतलब ये जो हम पढ़ रहे हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक, यानी इसमें स्ट्रक्चरल जीन के अंदर आपके कुछ कोडिंग सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं। वो जो कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये हो गया आपका एक्सॉन्स, और ये इसके बीच में इंटरवेनिंग यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम कहते हैं इंट्रॉन्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका कोडिंग सीक्वेंस है, कोडिंग सीक्वेंस है एक्सॉन्स, और ये इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस जो हैं इनको हम कहते हैं, बीच वाली को जिसको मैंने आई से डिनोट किया है, ये है आपकी इंट्रॉन्स। कई बार एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स के बारे में भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसमें लिख सकते हो कि द कोडिंग सीक्वेंसेस ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन और आर कॉल्ड एज एक्सॉन्स। तो एक्सॉन्स जो हैं दे आर सेड टू बी दोज सीक्वेंसेस दैट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। जो प्रोसेस्ड आरएनए है या मैच्योर आरएनए है, उसके अंदर जो कोडिंग सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती है उन्हें हम एक्सॉन्स कहते हैं, और बीच की इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस जो हैं उनको हम इंट्रॉन्स कहते हैं, जो अपीयर नहीं करती हैं, जो मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए का पार्ट नहीं होती हैं। ठीक है, तो द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट्स द डेफिनेशन ऑफ अ जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए अरेंजमेंट सेगमेंट। तो पेपर में ध्यान रखना, जब भी स्प्लिट जीन अरेंजमेंट के बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर इसी पैराग्राफ से निकलेगा। इनहेरिटेंस ऑफ अ कैरेक्टर इज अफेक्टेड बाय द प्रमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंसेस ऑफ अ स्ट्रक्चरल जीन, हेंस समटाइम द रेगुलेटरी सीक्वेंसेस आर लूजली डिफाइंड एज रेगुलेटरी जीन्स even though these sequences do not code for any RNA or protein। तब आपको देखो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो रही है आपकी अभी पीछे हमने पढ़ा था रेगुलेटरी सीक्वेंसेस के बारे में, ऊपर जहाँ पर ये वाला पोर्शन हमने पढ़ा था, इस पोर्शन के अंदर आपका रेगुलेटरी सीक्वेंसेस के बारे में बताया था। दूसरा यहाँ बता रखा है कि रेगुलेटरी सीक्वेंसेस को हम जो है क्या बोल सकते हैं, हम रेगुलेटरी जीन्स भी डिफाइन कर सकते हैं, और ये वाले जो सीक्वेंसेस होते हैं ये कोड नहीं करते हैं आरएनए या प्रोटीन के लिए। ठीक है, अब आ जाओ आप नेक्स्ट पार्ट में, टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के अंदर।
यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। इन बैक्टीरिया देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ आरएनएज। एक होती है आपकी एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। तो ठीक है, ये 3 तरीके के मेजर टाइप्स ऑफ आरएनएज हैं जो हमें बैक्टीरिया के अंदर मिलते हैं। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ऑल द 3 आरएनएज आर नीडेड टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन इन अ सेल। और तीनों ही हमें चाहिए, एमआरएनए भी चाहिए, टीआरएनए भी चाहिए और आरआरएनए भी चाहिए। तीनों हमें आरएनएस चाहिए बैक्टीरिया में काम करने के लिए। ऑल द 3 आरएनएस आर नीडेड किसके लिए? टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन। The mRNA provides a template, tRNA brings the amino acid and reads the genetic code. mRNA एक टेम्पलेट की तरह काम करता है, tRNA अमीनो एसिड को लेकर के आता है, जेनेटिक कोड को रीड करता है, और rRNA जो है वो प्ले करता है स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल। स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल का काम होता है आरआरएनए का ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। देयर इज अ सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज दैट कैटलाइजेस द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया। यूकैरियोट्स में आप आगे पढ़ोगे कि 3 तरीके की आरएनए पॉलीमरेजेस थी, पर यहाँ पर आपकी केवल एक ही तरीके की, ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इज प्रेजेंट जो कैटलाइज करती है ट्रांसक्रिप्शन को। ठीक है, अब आप एक चीज़ और ध्यान रखना, इसके अंदर हमने ये पढ़ा था ना कि आरआरएनए जो है वो प्ले करता है स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका आरएनए पॉलीमरेजेस जो है वो बाइंड करती हैं आकर के प्रमोटर रीजन पे। जो पीछे था स्कीमेटिक डायग्राम था, इसको प्रॉपर तरीके से आपको डीएनए हेलिक्स की फॉर्म में बता रखा है। चीज़ वही है, 2-3 तरीके के फैक्टर्स, इसमें 2 फैक्टर्स बता रखे हैं जिससे काम होता है स्टार्टिंग का और एंडिंग का। तो यहाँ पे जो पहला स्टेप है वो है इनिशिएशन, दूसरा स्टेप क्या है? एलोंगेशन, तीसरा स्टेप क्या है? टर्मिनेशन। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में इन तीनों की हेडिंग्स बना करके आनी है और उसको डिस्क्राइब करना है। ये पूरी फिगर बना के आओगे आप घर पे, पहले से प्रैक्टिस कर लो इसकी अच्छे से। आरएनए पॉलीमरेज जो है सबसे पहले जा करके बाइंड कर जाती है प्रमोटर के साथ। ये क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस में भी पहले बहुत बार आ चुका है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इनिशिएट करती है ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि इनिशिएशन के टाइम पर जब आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड कर जाती है प्रमोटर रीजन पे, तो इसको कहते हैं हम इनिशिएशन। यहाँ पर जब इनिशिएशन होता है तो वही जैसे डेप्लीकेशन में आपने डीएनटीपी पढ़ा था, वही यहाँ पर भी साइड है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज अ सबस्ट्रेट and polymerizes in a template dependent fashion following the rule of complementarity. complementarity का रूल वही होता है, एडेनिन जो होता है वो जुड़ता है अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस के साथ, या ग्वाइनिन जो है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस के साथ जुड़ता है। इट समहाउ ऑल्सो फैसिलिटेट्स द ओपनिंग ऑफ हेलिक्स एंड कंटिन्यूज द एलोंगेशन। अब बैक्टीरिया के अंदर आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी कि न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का क्या काम है। न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट एक तो सबस्ट्रेट की तरह काम करता है, दूसरा ये पॉलीमराइज करता है इन अ टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन, और तीसरा हो गया कि फैसिलिटेट करता है ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स और फिर कंटिन्यू करता है एलोंगेशन को। ओनली अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन्स बाउंड टू द एंजाइम once the polymerases reaches the terminator region। एक बार जब ये आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर रीजन पे जाती है तो जो ये नेसेंट आरएनए है वो फॉल ऑफ कर जाता है, एंड सो ऑल्सो द आरएनए पॉलीमरेज, एंड दिस रिजल्ट्स इनटू द टर्मिनेशन। फिगर में देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रमोटर पे आपको दिखा रखे आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड हुई, इनिशिएशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, एलोंगेशन वाला ये वाला स्टेप है जहाँ पे आपको ये दिखा रखा है सिग्मा फैक्टर अलग से। सिग्मा फैक्टर जो है वो आकर के जुड़ जाता है साथ में प्रमोटर के साथ, आरएनए पॉलीमरेज के साथ, तब जाके इनिशिएशन का प्रोसेस होता है। एलोंगेशन प्रोसेस में सिग्मा फैक्टर को अलग दिखा रखा है फिगर में। ये वाला क्वेश्चन पहले पेपर में आ चुका है द टर्म एक्स करके, कि इसको क्या कहते हैं, तो ये आपकी आरएनए है जो फॉल ऑफ कर जाती है, आरएनए पॉलीमरेज है, और साथ में फैक्टर दे रखा है रो जो दिखा रखा है आपका टर्मिनेशन एंड पे।
ठीक है। अब इसको और आगे समझने की कोशिश करते हैं। एन इंट्रिगिंग क्वेश्चन इज दैट हाउ इज द आरएनए पॉलीमरेज इज एबल टू कैटेलाइज ऑल द 3 स्टेप्स। यानी आरएनए पॉलीमरेज जो है वो तीनों स्टेप्स कैसे कर लेती है। कौन कौन से 3 स्टेप्स पड़े हैं? इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। आरएनए पॉलीमरेज इज ओनली कैपेबल ऑफ कैटेलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ एलोंगेशन। ठीक है, ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट है। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो कैपेबल होती है केवल कैटेलाइज करने के लिए एलोंगेशन प्रोसेस को, क्योंकि वहाँ पर आपको कोई फैक्टर शो नहीं कर रखा है। शुरुआत में आपने देखा था प्रमोटर रीजन पे शुरुआत कराने के लिए एक फैक्टर शो कर रखा है सिग्मा और टर्मिनेशन पे रो, लेकिन बीच में एलोंगेशन में कोई भी नहीं दिखा रखा। तो इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज जो है अकेले खुद से केवल कैपेबल है कैटेलाइज करने के लिए प्रोसेस ऑफ एलोंगेशन। इट एसोसिएट्स ट्रांजिएंटली विद द इनिशिएशन फैक्टर जिसे हम कह रहे थे सिग्मा फैक्टर, और टर्मिनेशन फैक्टर यानी रो फैक्टर, टू इनिशिएट एंड टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन रिस्पेक्टिवली। एसोसिएशन विद दीज फैक्टर्स alter the specificity of the RNA polymerase to either initiate or terminate। यानी दोनों फैक्टर्स जो हैं वो आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आ जाते हैं हम, थोड़ा सा और पोर्शन रह गया है, प्रोकैरियोट्स का खत्म हो जाएगा फिर हमारा। इन बैक्टीरिया सिंस द एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव। बैक्टीरिया के अंदर एमआरएनए जो होता है उसमें कोई भी प्रोसेस नहीं चाहिए होता है एक्टिव होने के लिए। एंड ऑल्सो सिंस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट देर इज नो सेपरेशन ऑफ साइटोसोल एंड न्यूक्लियस इन द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर कोई सेपरेशन नहीं होता साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म का या न्यूक्लियस का। वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है वो सेम ही कंपार्टमेंट में होती है। मैनी टाइम्स द ट्रांसलेशन कैन बिगन मच बिफोर द एमआरएनए इज फुली ट्रांसक्राइब्ड। कई बार ऐसा भी होता है कि ट्रांसक्रिप्शन अभी पूरी नहीं होती और ट्रांसलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। कॉन्सिक्वेंटली द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर ये आपस में कपल वे में भी चल सकती हैं, क्योंकि इसमें वही बताया कि ट्रांसक्रिप्शन अभी कंप्लीट नहीं होती और ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाती है। ये था हमारा सारा प्रोकैरियोट्स का। अब हम आ जाते हैं यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स के अंदर थोड़ा सा और एडिशनल प्रोसेसेस हैं, 3 प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व हैं जो अभी हम पढ़ेंगे इसमें, स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग। देर आर एटलीस्ट, वहाँ पर हमने पढ़ा था प्रोकैरियोट्स में केवल एक आरएनए पॉलीमरेज थी, यहाँ पर आपकी 3 आरएनए पॉलीमरेजेस हैं न्यूक्लियस के अंदर। लोकेशन भी बता रखिए कहाँ पर है। इन एडिशन टू द आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन द ऑर्गेनेल्स देयर इज अ क्लियर कट ऑफ डिवीजन। मतलब हर आरएनए पॉलीमरेज जो है अपना अपना काम करती है। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो ट्रांसक्राइब करती है, आरएनए पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब करती है आरएनए को। इसमें आप ध्यान रखना पड़ेगा 28S, 18S और 5.8S। एस का मतलब होता है इसके ये स्वेडबर्ग यूनिट है। ठीक है, स्वेडबर्ग यूनिट है और सेडिमेंटेशन ग्रेडियंट की यूनिट भी कही जा सकती है इसको। तो ये ट्रांसक्राइब करती है आरएनए पॉलीमरेज 1 आरआरएनए को। आरएनए पॉलीमरेज 3 जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है ट्रांसक्रिप्शन के टीआरएनए के लिए, 5S आरआरएनए के लिए और SN आरएनए को। SN की फुल फॉर्म दे रखी है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, तो आपको ये याद रखना होगा। आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए, 5S आरआरएनए एंड SN आरएनए। जो आरएनए पॉलीमरेज 2 होती है वो ट्रांसक्राइब करती है HN आरएनए को, यानी कि हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए को। अब ये तीनों आरएनए पॉलीमरेज का कट ऑफ डिवीजन लेबर का बता दिया है आपको। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन कई बार मैच द फॉलोइंग में भी आ जाता है। अब ये जो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी वाले स्टेप्स हैं वो क्या हैं? स्प्लाइसिंग है, कैपिंग है और टेलिंग है। साथ साथ हम फिगर को भी देख लेंगे। पहली बात तो हमने ये पढ़ा था कि एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट वाला हमने ये वाला पीछे पढ़ा था। तो वहाँ पर क्या होता है कि ये आपका इमैच्योर आरएनए है या अनप्रोसेस्ड आरएनए है। जब हम यहाँ से इंट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं और केवल जो कोडिंग सीक्वेंसेस है वो आपस में जुड़े रहते हैं, यानी एक्सॉन एक्सॉन एक्सॉन, इंट्रॉन्स को जो बीच में इंटरवेनिंग है उनको हटा देते हैं, उनको रिमूव कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्प्लाइसिंग। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस यहाँ पे बता रखा है
कि जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है अगर उसके अंदर दोनों एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो तो नॉन फंक्शनल होता है। तो हेंस इट इज़ सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग, जहाँ पर इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है और एक्सॉन्स को ज्वाइन कर दिया जाता है इन अ डेफिनेट ऑर्डर। ठीक है, तो इस वाले प्रोसेस को हम कहते हैं स्प्लाइसिंग। अब ये जो हम ये प्रोसेस है जो हम जिसको प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, ये जो हम बोल रहे हैं अनप्रोसेस्ड mRNA है, इसको हम कहते हैं hnRNA। अभी दो एडिशनल प्रोसेसेस और इसमें रहते हैं, वो है कैपिंग और टेलिंग। कैपिंग के अंदर अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड यानी मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को ऐड कर दिया जाता है। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि कौन सी पोजीशन पे होता है, और वो होता है आपका 5' एंड पे। यहाँ पर आप इसमें आप देख सकते हो कि ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स दिखा रखा है। इसके अंदर ये कैपिंग शो कर रखी है। कैपिंग में ये ऐड कर दिया गया है मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को 5' एंड पे ऐड कर दिया गया है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैपिंग। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर एक्सॉन्स इंट्रॉन्स ऐसे करके शो कर रखे हैं mRNA के अंदर, और इनको जब हम इंट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्प्लाइसिंग। इसके बाद आता है पॉलीएडिनाइलेशन, या फिर इसको हम टेलिंग भी कह सकते हैं। यहाँ पर कुछ एडिनाइलेट रेजिड्यूज को ऐड कर दिया जाता है। ये आपकी थियोरी में दे रखे हैं 200 से लेकर के 300 तक एडिनाइलेट रेजिड्यूज को ऐड कर देते हैं एट द टेल पोजिशन, और टेल पोजिशन होती है इसकी 3' एंड, और इसको कहते हैं टेलिंग। ठीक है, तो ये सब तीनों प्रोसेसेस इसमें स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग के कंप्लीट हो जाते हैं तो हमारा मैसेंजर आरएनए तैयार हो जाता है, और इसको अब निकाल देते हैं न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में फॉर फर्दर प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। नाउ अब आ जाओ यहाँ पर इन टेलिंग। एडेनाइलेट रेजिड्यूज 200 and 300 आर एडेड एट द 3' एंड इन द टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। इट इज़ अ फुली प्रोसेस्ड hnRNA, जिसको हम mRNA भी कहते हैं। तो mRNA को हम और क्या बुला सकते हैं? फुल्ली प्रोसेस्ड, मतलब अब इसका काम हो चुका है। क्या फुल्ली प्रोसेस्ड है? hnRNA। ठीक है, hnRNA। अब दिस इज नाउ ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर फर्दर प्रोसेस, और फर्दर प्रोसेस है आपका ट्रांसलेशन। द सिग्निफिकेंस ऑफ सच कॉम्प्लेक्सिटीज इज नाउ बिगनिंग टू बी अंडरस्टूड। द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट्स प्रॉबली एन एंशियंट फीचर ऑफ द जेनियोम। तो ये स्प्लिट जीन अरेंजमेंट जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक पुराना एंशियंट फीचर हमारे जेनियोम का। प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन जो है वो एक रेमिनिसेंट है एंटिक्विटी का, एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग जो है वो अभी हमारे उसमें डोमिनेट करता है आरएनए वर्ल्ड में। ठीक है, तो अभी तो लास्ट लाइन, इन रीसेंट टाइम्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ आरएनए एंड आरएनए डिपेंडेंट प्रोसेसेस इन द लिविंग सिस्टम हैव एज्यूम्ड मोर इम्पोर्टेंस। आई थिंक ये वाला प्रोसेस आपको अच्छे से क्लियर होगा, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन का। आगे का प्रोसेस जो है वो जेनेटिक कोड है। जेनेटिक कोड के बारे में भी हम दूसरी वीडियो में अपना डिस्कस करेंगे।